अस्सलाम वालेकुम जी। कल हमारी डिस्कशन चल रही थी इंटरेस्ट रेट स्वैप्स पे। हमने इंटरेस्ट रेट स्वैप की कुछ इलस्ट्रेशन देखी, एक पास पेपर क्वेश्चन था और फिर करेंसी और इंटरेस्ट रेट्स को लेके कुछ पास पेपर क्वेश्चन भी देखे। तो कोई इशू कल के लेक्चर से जी इलस्ट्रेशन नंबर 38 में जी मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपनी जो रेट लेना चाह रही होती है वो उसके दूसरे वाला लेती है ना। फॉर एग्जांपल अगर स्वैप में जाना है, बिल्कुल तो स्वैप तो होगा ही तब। अगर मैंने अपनी ज़रूरत का ही ले लिया तो मुझे तो दूसरी पार्टी की सपोर्ट नहीं चाहिए ना, मेरा काम तो हो गया। तो फिर जब हम इफेक्टिव रेट निकालते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट विदाउट स्वैप में हम वो वाला रेट में लेते हैं जो कि पार्टी लेना चाह रही होती है। क्योंकि मैं जो लेना चाह रहा हूं उसमें बचत चाहता हूं मैं। जब मैं लेना तो मैं फिक्स चाहता हूं, लेकिन सस्ता मिल जाए तो क्या ही बात है। तो स्वैप से सस्ता मिल रहा है, ले तो मैं फिक्स ही रहा हूं ना। अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट तो फिक्स पे ही जा रही है, बट फेवरेबल रेट पे जा रही है। हम जी ये जो का सेक्शन था ना, जी मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने k प्लस 1.5 क्यों लिया, k प्लस 2.5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये वो रेट है जो कि K प्लस 2.5 जो कि फिर स्वैप में आना चाहिए, क्योंकि हम अल्टीमेटली बेटा के ए ने अगर स्वैप नहीं करना था तो किस रेट पे लोन लेना था? इस रेट पे लेना है, के प्लस 1.5 पे लेना था। के ए स्वैप में क्यों गया? क्योंकि बेनिफिट फॉर दिस बेनिफिट। विदाउट स्वैप होता तो ये कॉस्ट थी, स्वैप इसलिए किया कि ये फायदा मिल जाए। तो कॉस्ट नेट ऑफ फायदा क्या बनी फिर? इफेक्टिव रेट। बट फॉर द पर्पस ऑफ स्वैप जो कंपनी ए है वो कौन सा ले रही है? 11 बेटा वो शायद आप 38 से आगे निकलो, 40 में आओ, 40 में आओ। वो आई है कैश फ्लो कहाँ बनाए थे हमने? 39 में लाए थे। 39 में कैश फ्लो आया था। ये कैश फ्लो 39 में आओ। अब यहाँ देखो, ये 3 स्टेप वर्किंग है। पहला स्टेप, अगर एक्स विदाउट स्वैप चले तो ये लोन लेता, लेकिन उसने कहा जी स्वैप करना है। क्यों? ताकि फायदा मिले। कितना फायदा मिले? 0.35, हाफ ऑफ इट। तो उसने कहा जी मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये लोन लूंगा ताकि इसमें मुझे फायदा हो। तो भाई फायदा इसमें मिलना है ना उसको। कॉस्ट विदाउट स्वैप विदाउट स्वैप, ये विदाउट स्वैप 6 है। एक्स का विदाउट स्वैप 6 है। वो स्वैप में जाएगा, वो 6 की जगह इस पे लोन लेगा। स्वैप पे जब जाता है वो फ्लोटिंग पे लोन ले रहा है। क्यों ले रहा है फ्लोटिंग पे लोन? बिकॉज वो फिक्स में सेविंग चाहता है, फिक्स में सेविंग चाहता है। एक्चुअल जो वो लोन ले रहा है तो बेटा वो नीचे आ रहा है ना, एक्चुअल तो वो लोन जो ले रहा है वो नीचे आ रहा है। एक्चुअल तो वो लोन फ्लोट स्वैप के लिए लेगा फ्लोटिंग पे ही, लेकिन फिर स्वैप कर जाएगा ना। मैंने लोन फिक्स पे चाहिए मुझे, लेकिन मैंने स्वैप करना है, इसलिए मैं फ्लोटिंग पे लोन लेके स्वैप होता ही तब है जब आपने अपनी जरूरत का लोन नहीं लिया। और क्यों स्वैप किया मैंने? क्योंकि मुझे अपनी कॉस्ट छेपड़नी थी। थ्रू स्वैप फिक्स पे लोन लेना विल कॉस्ट मी लेस। मुझे कॉस्ट तो फिक्स ही रहनी है भाई। आप कहते हैं यहां पे वेरिएबल लिख दो, तो मेरी कॉस्ट फिक्स कहां से होगी फिर? दोबारा सोचो, दोबारा बोलो सवाल जी। Illustration 39 में लिखा है they would prefer to issue fixed rate debt। जी, एक्स प्रेफर टू इशू फिक्स्ड रेट डेट। ठीक है, एक्स को प्रेफरेंस है, वो प्रेफर करेगा कि वो फिक्स्ड ले। उसको फिक्स्ड रेट चाहिए, Without swap। उसको फिक्स रेट डेट चाहिए। हाँ, वो फिक्स्ड लेगा और उसके बाद स्वैप करके फ्लोटिंग पे आ जाएगा। क्यों चला जाएगा फ्लोटिंग पे भाई? उसको फिक्स चाहिए ना, तो उसको फिक्स चाहिए। अच्छा, स्वैप के बाद अगर उसको फिक्स चाहिए तो डायरेक्ट फिक्स ले ले। अगर स्वैप करना है तो फिर फ्लोटिंग लेके फिक्स पे स्वैप अब करे। ये देखिए, ये विदाउट स्वैप में 6% आ रहा है एक्स। 6% पे अगर चाहे तो 6% पे फिक्स ले ले। एक्स चाहे तो खुद ही 6% पे लोन ले ले, स्वैप एग्रीमेंट में एंटर ना हो। लेकिन अगर खुद 6% पे एग्रीमेंट लेगा तो उसकी कॉस्ट क्या है? 6%। लेकिन अगर स्वैप करता है तो उसकी कॉस्ट कहां आएगी? 5.65। तो वही स्वैप का वो और नहीं लेगा फिक्स भाई। अगर फिक्स ले लिया तो स्वैप किस चीज का? ताकि उसे स्वैप का मतलब एक्सचेंज है। स्वैप का मतलब एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कमिटमेंट। अगर एक्स ने ले ही फिक्स लिया तो वो अपनी कमिटमेंट किसी और को ट्रांसफर करेगा। अच्छा, अब स्वैप करने के लिए वो लेगा फ्लोटिंग और फिर स्वैप करके फिक्स पे आएगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि खुद लोन लेने में 6, उसको 6% कॉस्ट है। ठीक है, फ्लोटिंग पे लेके स्वैप से फिक्स पे आने पे ठीक है। इसका मतलब
मतलब है जो विद स्वैप वाली ऑप्शन है, ये स्वैप से पहले वो क्या लेगा वो है, ये स्वैप से वो k प्लस ऑफ कोर्स वो हम मतलब स्वैप तो बाद में होगा ना, पहले आप विद स्वैप का मतलब भाई अगर स्वैप के साथ चलना है तो लोन क्या लेना है, स्वैप के साथ चलना है तो एक्स ने ये लोन लेना है, और फिर स्वैप करना है, जो कि यहां कैश फ्लो में भी नजर आ रहा है कि एक्स ने फ्लोटिंग पे लोन लिया हुआ है, लेकिन एक्स की कॉस्ट 5.65 पे आके बुक हो रही है और बाकी स्वैप कैश फ्लोज है, एक्सचेंज हो रहा है। जी जनाब, आगे समझ अब सब ना समझ आने की क्या नहीं, अभी ना समझ आने की क्या बात है इसमें? मुझे ये पूछना था कि आई विल गो विद इलस्ट्रेशन नंबर 38 जिसमें जी दोबारा 38 पे आ जाएं। जी, उसमें जो कंपनी ए है वो फ्लोटिंग चाहती है, कंपनी बी फिक्स रेट चाहती है, कंपनी ए विच इज टू टेक इट। फ्लोटिंग चाहती है, बिल्कुल ठीक है, बट फॉर द पर्पस ऑफ स्वैप कंपनी ए विल टेक द फिक्स रेट, विल बोरो एट फिक्स्ड एंड देन थ्रू स्वैप अपनी लायबिलिटी फ्लोटिंग पे ले जाएगी। तो स्वैप में लायबिलिटी फ्लोटिंग पे ले जाएगी। अच्छा, बट इन रियलिटी दैट विल द कंपनी ए विल बोरो एट फिक्स, बट थ्रू स्वैप वो बी का अपने ऊपर ले लेगी, ये अपना बी को दे देगी, यही तो स्वैप है कि अपनी जिम्मेदारी फ्लोटिंग रेट जिम्मेदारी किसी को दे देना और किसी की फिक्स रेट जिम्मेदारी ले लेना, दिस इज इंटरेस्ट स्वैप। तो जो कंपनी ए है, सॉरी जो कंपनी बी है, उसने लिया होगा एट k प्लस 2.5 विद स्वैप, बिल्कुल बी ने k प्लस 2.5 पे लिया, विद स्वैप k प्लस 2.5 पे लिया। तो इफ द कंपनी ए इज टेकिंग मतलब इज गोइंग इनटू द स्वैप, तो वो k प्लस 2.5 वाला नहीं बोरो अपने ऊपर उसको कॉस्ट पड़ रही होगी, किसको बेटा थ्रू स्वैप ट्रांसफर कर देगी ना, वो बी ने k प्लस 2.5 पे बोरो किया और ये उसने ये कॉस्ट फ्लोटिंग कॉस्ट ए को ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर कर दी। हाँ जी, तो उसकी जो बी की कॉस्ट फिक्स चलेगी भाई, जो नहीं ए को टोटल कॉस्ट जो पड़ रही है वो एक तो वो पड़ी है k प्लस 2.5 बेटा माइनस 1 है ना, कौन सा 1 स्वैप है बेटा, कॉस्ट ट्रांसफर इस तरह नहीं होती, ठीक है, ये सारी वर्किंग जो की जा रही है ना, ये सिर्फ बेनिफिट निकालने के लिए है, ये बेनिफिट निकालने के, बेनिफिट कितना होगा स्वैप का, और उसके बाद आप देखते हो भाई ये बेनिफिट लिया किस लिए लिया जा रहा है, स्वैप किस लिए किया जा रहा है, फॉर दिस बेनिफिट, और अगर ए विदाउट स्वैप जाती तो ए को ये कॉस्ट पड़ती, ये बेनिफिट आ गया, ए की कॉस्ट विद स्वैप क्या आ जाएगी, बी अगर विदाउट स्वैप जाती उसको ये कॉस्ट पड़ती, स्वैप किया उसने किस लिए, 1% बेनिफिट के लिए, उसकी कॉस्ट 13 पे चली जाएगी। ये कॉस्ट किसी के जेब में नहीं, किसी को पड़ने नहीं जा रही, ये सिर्फ वर्किंग है आपकी एनालिसिस के लिए। ये जो आपने एनालिसिस बनाया, ग्रिड बनाया, ये ग्रिड से आपने सिर्फ ये एस्टैब्लिश किया कि फायदा ज्वाइंटली कितना होगा और उसका हिस्सा कितना कितना किसको मिलना है। विदाउट स्वैप क्या कॉस्ट आनी थी और स्वैप किया है इस बेनिफिट के लिए, तो इफेक्टिव स्वैप रेट आपका क्या बनता है, यहां पे हमने सिर्फ यही डिटरमिन करना है। कैश फ्लोज अगर समझने हैं तो इसमें हमने कैश फ्लोज बनाए नहीं है सवाल में, इसलिए मैं आपको 39 पे लेके गया था, जहां पे हमने इससे एक स्टेप आगे भी किया हुआ है, जो चीज आपको तंग कर रही है, जेब से क्या जा रहा है, जेब में आ क्या रहा है, आपको ये तंग कर रहा है, उसका जवाब 39 इलस्ट्रेशन में हमने बनाया हुआ है, ठीक है, उसका जवाब हमने 39 में बनाया हुआ है कि जैसे इस केस में, इसमें हमने क्या अज्यूम किया था, कितना काइबर था, हमें काइबर दिया गया शायद 8% काइबर लेके हमने इसको सॉल्व किया था। अब एक्स को चाहिए फिक्स्ड लेकिन लिया उसने फ्लोटिंग पे, एक्स का फ्लोटिंग क्या है, एक्स का फ्लोटिंग k प्लस 0.8, एक्चुअली एक्स ने ये लोन लिया है 50 मिलियन के ऊपर 8.8 पे, एक्चुअली बैंक को उसने ये इंटरेस्ट पे किया क्योंकि उसने लोन लिया इस रेट पे, लेकिन एक्स को कॉस्ट पड़नी चाहिए ये 5.65, लोन बैंक से लिया उसने k प्लस 0.8 पे, कॉस्ट पड़नी चाहिए उसको 5.65। सिमिलरली वाई ने लोन लिया है 5% पे, लोन लिया है वाई ने 5% पे, कॉस्ट पड़नी चाहिए उसको k प्लस 0.5। तो भाई ये जो डिफरेंस है इसका और इसका, ये स्वैप है। कैश फ्लोज ऐसे मैनेज किए जाते हैं, ये 3 डिफरेंट वर्किंग्स हैं, ये 3 डिफरेंट वर्किंग्स हैं, तीनों की अप्रोच अलग-अलग है, ये किसी और एंगल से देखा जा रहा है, ये किसी और एंगल से देखा जा रहा है, और जो चीज आपको तंग कर रही है वो ये है, ये कैश फ्लोज आपको समझ नहीं आ रहे कि भाई एक्चुअली एक्स ने ए विद स्वैप में जाना है तो उसने k प्लस 0.8 पे लोन लिया है, एक्चुअल इंटरेस्ट उसको k प्लस 0.8 पे करना है, लेकिन स्वैप के बाद उसकी कॉस्ट 5.65 पे आनी चाहिए, उसकी कॉस्ट 2.83 पे आनी चाहिए, बैंक को वो अपने दे रहा है 4.4, उसका फाइनेंशियल चार्ज इतना बुक होना चाहिए, तो डिफरेंशियल जो है वो रिसीव करेगा वाई से, वाई बैंक को दे रहा है 2.5, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल चार्ज उसका 4.07 आना चाहिए, ये पे करेगा इसको,
तो दोनों की जो ये प्लान था उसके मुताबिक कॉस्ट आ गई। ये 5.65 पे ये कॉस्ट है और ये K प्लस 0.5 पे कॉस्ट है। जी कोई और सवाल जी? अच्छा, थोड़ी सी डिस्कशन इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर। हमने कल शेयर फ्यूचर की बात की थी ना, हमने HBDHOL शेयर फ्यूचर। आपने जब किसी इंडिविजुअल स्टॉक को बाय करना है या किसी इंडिविजुअल स्टॉक को सेल करना है फ्यूचर में जाके, तो इंडिविजुअल स्टॉक की परचेज और सेल की हेजिंग आप शेयर फ्यूचर्स के थ्रू कर सकते हैं, कल हमने जैसे डिस्कस किया। लेकिन एट टाइम आप पोर्टफोलियो होल्ड किए बैठे हो और आप पोर्टफोलियो की वैल्यू को हेज करना चाहते हो। पोर्टफोलियो में से 20 कंपनीज हैं, आपने शेयर्स बेचने हैं, वो पोर्टफोलियो आपने बेचना आज से 3 महीने बाद, और आपको फियर है कि 3 महीने में स्टॉक मार्केट नीचे ना आ जाए और हमारा पोर्टफोलियो में हमें लॉस ना आ जाए। बेचने 3 महीने बाद है, फियर है पोर्टफोलियो में फॉल इन वैल्यू का। एक तरीका तो यह है कि पोर्टफोलियो में जितने शेयर्स हैं हर शेयर का फ्यूचर आप खरीद लो, लेकिन उससे स्मार्ट सोल्यूशन है इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर आपके इंडेक्स के ऊपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, और नॉर्मली इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हैं कि इंडेक्स नंबर, स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स होता है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो इंडेक्स नंबर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है तो इंडेक्स नंबर नीचे आ रहा है, क्योंकि हमें पता है इंडेक्स जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन में मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्केट में शेयर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो इंडेक्स ऊपर जा रहा है, शेयर प्राइसेस नीचे आ रही है तो इंडेक्स नीचे आ रहा है। तो इंस्टेड के आप इंडिविजुअल शेयर्स के फ्यूचर्स में डील करो, आप इंडेक्स फ्यूचर के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपको अवेलेबल होते हैं जो स्टॉक मार्केट की इंडेक्स के अगेंस्ट आपको हेजिंग प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली एक स्टैंडर्ड मल्टीपल लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट साइज डिटरमिन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स अगर 4500 पे है और अगर मल्टीपल इंडेक्स का मल्टीपल 10 है तो कॉन्ट्रैक्ट साइज 45,000 बनेगा। अब इसका मैकेनिज्म समझ लेना जरा। आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज स्टैंडर्ड इंडेक्स फ्यूचर का 45 इंडेक्स इंटू 10 रुपए ये है। लेट्स अज्यूम आपने शेयर्स की सेल्स को हेज करना है। आपको फियर क्या है? कल को शेयर की प्राइसेस गिरना जाए। आपका पोर्टफोलियो है जिसमें आपको फॉल इन वैल्यू का डर है, तो किसी इंस्ट्रूमेंट की सेल को हेज करने के लिए थ्रू फ्यूचर आप क्या करते हो? यू सेल फ्यूचर नाउ और फिर लेटर ऑन बाय करके क्लोज करते हो। ऐसे ही किसी इंस्ट्रूमेंट की सेल को हेज करने के लिए आप आज रेलेवेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं और फिर लेटर ऑन बाय करके क्लोज करते हैं, गेन लॉस आएगा। यहां पे भी इंस्टेड क्या 20 कंपनीज के शेयर फ्यूचर सेल करो, आप एक वाइजली सिलेक्टेड सूटेबल इंडेक्स फ्यूचर सेल कर देते हो। कि सूटेबल से क्या मुराद, अभी हम कैलकुलेशन में जाएंगे। सूटेबल इंडेक्स फ्यूचर सेल कर देते हो। कल को अगर मार्केट वाकई गिरती है तो इंडेक्स भी गिरेगा ना। इंडेक्स गिरेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज भी, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी गिर जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है? इंडेक्स नंबर इंटू 10। मार्केट गिरी, इंडेक्स गिरा तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू गिर गई, और फिर लेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू गिर गई, आपने बाय करके क्लोज किया, यू मेक अगेन। सेल किया हाई वैल्यू पे, लेटर ऑन बाय करके क्लोज करेंगे लोअर वैल्यू पे, आपको इंडेक्स फ्यूचर पे गेन मिल गया। ये गेन आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा फॉल इन शेयर वैल्यू, फॉल इन वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो आप इंडेक्स फ्यूचर की मदद से अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। इंस्टेड क्या 20-25 कंपनियों के शेयर फ्यूचर्स में डील करें, आप एक इंडेक्स फ्यूचर के सूटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करके अपनी पोर्टफोलियो की वैल्यू को हेज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 इलस्ट्रेशन है जिसमें थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझते हैं। इंडेक्स फ्यूचर हमें आया नहीं, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर, कमोडिटी फ्यूचर भी हमें शायद कभी आया हुआ है। शेयर फ्यूचर हमें 2 दफा तो कम से कम याद है मुझे। एक हमने कल सवाल किया था कि आज सवाल भी हम करेंगे, नहीं वो फ्यूचर नहीं, वो ऑप्शन है, शेयर ऑप्शन है। तो बहरहाल मैकेनिज्म इनका लगभग वैसा ही है, सेल किया, बाय किया, गेन लॉस, क्लोज। तो इलस्ट्रेशन 42 देखते हैं जरा। ये इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर एग्जाम्पल है, पेज 458। अच्छा जी, ये हमारे पास इलस्ट्रेशन 42। इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ मून स्टार
pension fund wishes to hedge against falling share prices using FTSE stock exchange futures. The fund's pension portfolio comprises the following investment at 1st June X3. Dan, Louis, Sydney, Herbage, 4 जनाब स्टॉक्स हैं. नंबर ऑफ शेयर्स इन 1000 जो है हमारे पास वो गिवन है. इक्विटी बीटा हर शेयर का गिवन है और प्राइस पर शेयर, पैसा में प्राइस पर शेयर हमें अवेलेबल है. On 1st June 20XC FT100 index is 4200. The face value of the FTSE stock index future contract is rupees 10 per point, which means contract size is 42,000. Demonstrate what hedge should be undertaken to protect the portfolio against fall in share price. हमें उसने पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन बता दी. क्या है पोर्टफोलियो का? इंडिविजुअल स्टॉक का इक्विटी बीटा दे दिया और स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर का साइज दे दिया. अब यहां पे एक जो की एलिमेंट है, जो की पॉइंट है विच वी नीड टू रजिस्टर, स्टॉक मार्केट गिरेगी तो हमारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी गिरेगी. बट विल दे मूव? दे विल डेफिनेटली मूव इन द सेम डायरेक्शन, बट विल द मूवमेंट बी इन द सेम प्रोपोर्शन? कैन वी कमेंट ऑन दैट राइट अवे और नॉट? Yes or no? Why not? Because the portfolio है उसमें मतलब different. हमारे पोर्टफोलियो का बीटा क्या है? That will tell us कि हमारे पोर्टफोलियो की फॉल इन वैल्यू इन लाइन विद इंडेक्स है या नहीं, क्योंकि इंडेक्स का बीटा तो 1, इंडेक्स का बीटा, स्टॉक मार्केट बीटा 1 है. तो हम अपने पोर्टफोलियो का बीटा निकालेंगे सबसे पहले. और पोर्टफोलियो का बीटा कैसे आता है? किसकी बेसिस पे? नंबर ऑफ शेयर्स की बेसिस पे. वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन द पोर्टफोलियो की बेसिस पे. तो आपको शेयर्स को मल्टीप्लाई करना है प्राइस से और फिर हर वैल्यू, हर स्टॉक की वैल्यू के हिसाब से वेटेड एवरेज बीटा बताना है. तो जरा बताइए यहां पे वेटेड एवरेज बीटा क्या आता है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज बीटा ऑफ योर पोर्टफोलियो. आप वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो बताएंगे मुझे, उसको बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो बताएंगे. वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इन रुपीज 1690,000. क्या है जी? ये वैल्यू है या 169,000 है? 169,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू है. 1000 में 169,000, 1000 में इसका मतलब 169 मिलियन. बेटा पैसाज हैं, ये रुपए नहीं है, प्राइसेस जो है. तो थोड़ा सा केयरफुली काम कीजिए जरा.
बटा 100 कर दो ना, फिर पैसे निकाले में आपने पैसों को रुपए में बनाना था। 690 222 हाँ जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो 1.69 मिलियन। बीटा पोर्टफोलियो बताइए, वेटेड एवरेज बीटा। डी की वैल्यू कितनी है? रुपीज इन थाउजेंड में अगर लिखा है तो इस तरह बोल दीजिए, डी की वैल्यू कितनी है? अगर रुपीज इन थाउजेंड में वर्कआउट किया आपने तो 720 इंटू 0.85 प्लस एल की वैल्यू 320 इंटू 1.25 प्लस एस की वैल्यू 270 इंटू 1.3 प्लस एच की वैल्यू 380 इंटू 0.6। ये जी पोर्टफोलियो डिवाइडेड विद 1690 जी। वेटेड एवरेज बीटा 0.94। दिस इज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। अब इस बीटा की इंप्लीकेशन क्या है हमारे हेज के लिए, क्या रेलेवेंस है इसकी, ये क्या बता रहा है हमें बीटा? ज्यादा रिस्की है। क्या पढ़ा बीटा के बारे में आपने? आपका ज़हन क्या कहता है? ये 0.94 में क्या बता रहा है कि हमारा पोर्टफोलियो मार्केट का बीटा 1 है, हमारा ही वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से कम है, तो हमारा रिस्क ज्यादा कैसे होगा जब बीटा हमारा कम है? तो भी ठीक है आप लोगों के। हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क मार्केट ऑन एवरेज से कम है। मार्केट बीटा इंडेक्स के ऊपर जो बेस करेगा वो 1 है, हमारा 0.94 है। हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क मार्केट से 6% कम है। इसका मतलब अगर मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगी तो हमारी पोर्टफोलियो की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, लेकिन मार्केट के मुकाबले में 6% कम। अगर मार्केट में प्राइसेस गिरेंगी तो हमारे पोर्टफोलियो की प्राइसेस भी गिरेंगी, लेकिन मार्केट के मुकाबले में कम। अगर हम, अब इसका इंप्लीकेशन सुन लीजिए, अगर हम मैचिंग अपने पोर्टफोलियो से मैचिंग कॉन्ट्रैक्ट लाइक विद लाइक ले लेंगे, तो हमने क्या सीखा हुआ है कि आपकी हेजिंग क्या होती है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉस हो तो मार्केट के गेन से कंपनसेट होगा। यही है ना कहानी। अगर पोर्टफोलियो में लॉस आएगा तो मार्केट इंडेक्स फ्यूचर के गेन से कंपनसेट होगा। तो मेरा लॉस अगर 94 आएगा तो गेन आ जाएगा मेरा 100। दिस इज नॉट माई ऑब्जेक्टिव। एंड अगर मेरा कभी गेन 94 आया तो लॉस मेरा 100 आ जाएगा। अगेन दिस इज नॉट माई ऑब्जेक्टिव। आई वॉन्ट टू मैच दीज टू। मैं चाहता हूं गेन और लॉस मैच हो। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड एडजस्ट माई नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर मैंने, देखिएगा, अगर मैंने 1690 ओवर कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है 42,000, मेरा पोर्टफोलियो भी 16,90,000 का है, मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी 16,90,000 के ले लूं तो मिसमैच हो जाएगा ना। मेरा पोर्टफोलियो भी 16,90,000 का है, मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी 16,90,000 का ले लूं तो मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में फॉल आएगा 94 का, मेरे फ्यूचर में गेन आ जाएगा 100 का, एंड वाइस वर्सा। मुझे मिसमैच को एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे मिसमैच को एडजस्ट करने के लिए इसको बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आई विल डील इन स्लाइटली लेस कॉन्ट्रैक्ट्स। कितना नंबर आया जी? 37.82, राउंड ऑफ कर लेंगे 38। अगर यहां से नंबर लेते तो कितना बन रहा था? 40 कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे थे। तो मैंने कहा जी 40 नहीं, 40 या 38 लेंगे, क्योंकि 40 कॉन्ट्रैक्ट से मेरा पोर्टफोलियो पे लॉस से ज्यादा गेन मिल जाएगा फ्यूचर में मुझे, क्योंकि फ्यूचर मार्केट पे बेस्ड है और मार्केट की वॉलेटिलिटी मेरे पोर्टफोलियो से ज्यादा है। सो मुझे गेन और लॉस को ऑफसेट करना है, और गेन लॉस को ऑफसेट करने के लिए तरीका क्या है मेरे पास अवेलेबल, कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को बीटा वैल्यू से एडजस्ट कर लूं, क्योंकि बीटा वैल्यू मार्केट इंडेक्स और मेरे पोर्टफोलियो का रिलेटिव रिस्क को बता रही है। रिलेटिव रिस्क मेरे पोर्टफोलियो का मार्केट के मुकाबले में 6% कम है। सो आई विल एडजस्ट माई मार्केट बेस्ड जो इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है स्लाइटली डाउनवर्ड, सो दैट गेन और लॉस
मैच हो जाएं। इसको मैथमेटिकली समझो जरा, यू सीम लॉस्ट। फ्यूचर पोर्टफोलियो, 16,90,000 का फ्यूचर ले लूं, 16,90,000 के पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए इधर 10% का, इधर 10% का लॉस आया, कितना लॉस बना 1690,00, तो इधर 10% का गेन आ जाएगा। इधर 10 का नहीं आएगा सॉरी, यहां 10 का है तो इधर 10 नहीं होगा, सॉरी यहां पे 9.4 होगा। कितना होगा यहां पे 1690 का 9.4 8860, और इसकी कंपनसेशन के लिए मुझे यहां से मिल रहा होगा 169000। लॉस मेरा इतना हो रहा है, गेन ज्यादा मिल गया मुझे वहां पे, एंड वाइस वर्सा। मेरा गेन हो रहा है 158,860 का, इधर लॉस आ जाएगा 169,000 का। मिसमैच है। इस मिसमैच को एडजस्ट करने के लिए इसका हमने 94% ले लिया, या इसको हमने 0.94 से मल्टीप्लाई कर लिया। हमने 16,90,000 के कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट थोड़े से डाउनवर्ड एडजस्ट कर लिए। अब ये मिसमैच हो जाएगा, अब ये मिसमैच खत्म हो जाएगा। जितना गेन उतना लॉस, मिसमैच खत्म हो गया। ठीक है, ये मैंने बेसिकली ये ऐसे किया, मैंने अमाउंट ऐसे एडजस्ट की। जी हेज कैसे बनेगा, तो जनाब वी नीड टू सेल इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। 38 कॉन्ट्रैक्ट्स हमसे पूछा गया था हेज कैसे बनेगा, तो हमने कहा जी हेज ऐसे बनेगा, 38 इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बेचेंगे हम। डन हो गया जी, चले आगे। सॉरी, ये कैसे कंफर्म हुआ कि सेल्फ फ्यूचर लेना? क्योंकि हम पोर्टफोलियो की होल्डिंग को हेज करने जा रहे हैं। पोर्टफोलियो की होल्डिंग आपका एसेट है जिसकी सेल को आप हेज करना चाहते हैं। और सवाल भी अगर पढ़े, इन्वेस्टमेंट मैनेजर wishes to hedge against the falling share prices using FTSE exchange future. The fund pension portfolio comprises the following. अपने आप को बिजनेस में इन्वॉल्व करके बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझेंगे तो चीजें समझ आएंगी। इसको एज अ स्टोरी पढ़ेंगे या एज अ कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे तो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। और जब तक आपको केस नहीं समझ आएगा, आप मसला नहीं समझ आएगा, आप उसका सोल्यूशन नहीं दे सकते। तो यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द राइट पोजीशन टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। ट्रांजैक्शन एंड सिनेरियो समझ आते हैं तो ही आप हल बता पाते हैं। जी जनाब, इलस्ट्रेशन 43C की कंटिन्यूएशन है। ऑन 31 अगस्त, जून 1 जून को हमने हेज बनाया, जून जुलाई अगस्त 3 महीने गुजर गए। द मार्केट वैल्यूज ऑफ द शेयर्स इन द पोर्टफोलियो वाज एज फॉलोज। प्राइसेस गिर गई, वही शेयर से प्राइसेस गिर गई और इंडेक्स भी गिर के 3800 पे आ गया। जरा ये मुझे रिवाइज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो तो बनाओ यहां से। क्या 16,90,000 थी 1 जून को, 31 अगस्त को रिवाइज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कहां पे? बाकी बातें बाद में देखते हैं। फिलहाल मुझे यहां पे इलस्ट्रेशन नंबर 43 के लिहाज से आप लॉस ऑन पोर्टफोलियो वैल्यू बताइए, विच विल बी ₹1,690,000 माइनस 31 अगस्त की वैल्यू जो है बताइए। इससे हम लॉस डिटरमिन कर पाएंगे। जी क्या है वैल्यू? 160,000 का लॉस आ गया आपको। ठीक है जी, लॉस इन पोर्टफोलियो आ गया। अब हम इस लॉस की कंपनसेशन देखते हैं हमें कितनी मिली। हमें बताया गया जी इंडेक्स आ गया 38 पे, 100 पे। इंडेक्स 38 100 पे आया तो कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कहाँ आई? वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है जी? बिल्कुल ठीक है,
इट इज 38,000, 3800 इंटू रुपीज 10, इट इज 38,000। तो जनाब गेन ऑन फ्यूचर आपका जो आएगा कंपनसेशन के लिए, दैट विल बी, आपने 42 पे सेल किया था, आपने 38 पे बाय करके क्लोज किया होगा, और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है 38, 152,000। लीजिए जी, आपका जो पोर्टफोलियो का लॉस था 160, वो 152,000 की एक्सटेंट कंपनसेट हो गया गेन ऑन इंडेक्स फ्यूचर से। और आप अगर हेज एफिशिएंसी भी देखना चाहें तो वो भी यहां से देख सकते हैं, गेन ओवर लॉस कितनी है जी? 95% हेज एफिशिएंसी। इंडेक्स फ्यूचर की एक छोटी सी एग्जांपल, नॉट येट टेस्टेड इन आई कैप, लेकिन हमें कमोडिटी भी मुझे याद नहीं शायद टेस्ट हुआ हुआ है, शेयर्स पे फ्यूचर्स भी हमें टेस्ट हुए हैं, शेयर्स की ऑप्शन भी टेस्ट हुई हैं, अभी हम उन पे क्वेश्चन भी करेंगे। बट इंडेक्स थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो था, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। कमोडिटी फ्यूचर बिल्कुल करेंसी फ्यूचर की तरह ही है, जैसे आपको शेयर्स फ्यूचर की तरह ही है, कोई खरीदने बेचने का एग्रीमेंट्स हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। जैसे थोड़ा सा एक ओवरव्यू कमोडिटी फ्यूचर का हम यहाँ पे लें, कमोडिटी से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कमोडिटी के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं। करेंसी रिस्क आपने समझा हुआ है, कंपैरिजन में कमोडिटी रिस्क में टर्मिनोलॉजी कैसे यूज होगी। कॉन्ट्रैक्ट इसमें फ्यूचर्स भी हो सकते हैं, ऑप्शन भी हो सकती हैं। करेंसी से रिलेटेड आपने फॉरवर्ड भी पढ़ा, फ्यूचर भी पढ़ा, ऑप्शन भी पढ़ा, उसके कंपेरेबल कमोडिटी में क्या टर्म्स हैं। जस्ट रीड थ्रू दिस स्लाइड, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपके लिए कोई ऐसी चीज है विच विल रिक्वायर सम एक्सप्लेनेशन, बट स्टिल इफ यू फील तो कोई पॉइंट है जिस पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, रीड थ्रू दिस स्लाइड। करेंसी वर्सेस कमोडिटी, आपको कमोडिटी पे क्वेश्चन आ जाए कोई इशू नहीं है, अगर आपको करेंसी पे चीजें आती हैं तो आप कमोडिटी को भी बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। जी, any term which you think requires some explanation? यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपो है, यहाँ पे ये पर शेयर लिखा है, दिस इज नॉट पर शेयर, दिस इज पर केजी, रीड इट पर केजी, इसको जरा ठीक कर लीजिएगा, यू रीड इट पर केजी, कमोडिटी की बात हो रही है। पाकिस्तान में कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट वाले टूल्स भी एग्जिस्ट नहीं करते। Commodity, we have a mercantile exchange, commodity futures available in Pakistan में, I have never dealt there but I think it exists in Pakistan, mercantile exchange। वहाँ पे कमोडिटी फ्यूचर्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑप्शंस का मुझे नहीं पता, फ्यूचर कमोडिटी फ्यूचर्स के बारे में मुझे है आइडिया, दे एग्जिस्ट देयर। कमोडिटीज एग्जांपल्स में लिखे हुए हैं जो हमें पता है, जैसे गोल्ड और क्रूड ऑयल, इनके अलावा भी और कुछ? जी जी, वीट, राइस, कॉटन, करो सर्च, वो पड़ा, मोबाइल डालो, मर्केंटाइल एक्सचेंज है पाकिस्तान में, मर्केंटाइल एक्सचेंज पाकिस्तान। हाँ, मेरे भी डाटा इधर लैपटॉप को घुमा हुआ, नहीं तो लैपटॉप पे मैं डाल देता, आ जाता फिर।
ये तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ही खोल दिया इसने। इसकी भी सही इन्फॉर्मेशन कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट इन पाकिस्तान, ये लीजिए, ट्रेड गोल्ड सिल्वर क्रूड, ये है जिसका नाम pmax.com.pk। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है जी, ये खुल गया। क्या चल रहा है यहाँ पे? गोल्ड, गोल्ड क्या क्या है और यहाँ पे? कॉटन, कॉर्न, सोयाबीन, कॉपर, ठीक है, काफ़ी कुछ है। वीट, प्लैटिनम, ब्रेंट, गोल्ड, ठीक है जी। तो यू कैन हैव एक्सेस देयर, यू कैन ट्रेड देयर। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये विंटर 19 में आया था ऑप्शंस के ऊपर, शेयर ऑप्शंस के ऊपर। इट वाज अ गुड क्वेश्चन एट दैट टाइम, दोबारा रिपीट तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, ये मिलेगा हमें पेज नंबर काफ़ी आगे जाके 517। Question number 28, Green Line Investment Limited, Winter 19, question 4. पार्ट ए पे हम फोकस करेंगे, पार्ट बी थोड़ा सा डिस्कसिव नेचर का है, दैट विल बी जस्ट योर रीडिंग असाइनमेंट। डिटर्मिन द नेट प्रॉफिट लॉस फॉर GIL इफ एडवाइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट बोर्ड हैज बीन फॉलोड। GIL को क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा अगर एडवाइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट बोर्ड हैज बीन फॉलोड। तो देखते हैं जी ट्रांजैक्शन क्या है और एडवाइस क्या है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम टुडे इज 30th November 2019। On 1st September 2019, Green Line Investment Limited (GIL) bought 3 month share option, which can be exercised at any time up to its maturity date, that is 30th November 09। आज 30 नवंबर आ चुकी है। 1 सितंबर को ऑप्शन खरीदी गई थी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में एनी टाइम एक्सरसाइज हो सकती थी। ऑप्शन विच कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम टिल एक्सपायरी, वो कौन सी टाइप होती है? Option which offers flexibility with regards to their exercise. What type of option are these? कुछ अमेरिकन यूरोपियन टाइप का नाम पढ़ा था कहीं? दोबारा पढ़िएगा जाके। While approving investment in option, GIL's investment board advised the management as follows. Exercise 60% of the options when any option yield 10% at any time. Exercise further 40% of the option if any option yield 20% at any time. For all remaining option at 30th November, exercise option if they are in the money. In the money याद है कभी पढ़ी थी बात? What is in the money option? In the money कभी नहीं पढ़ा? क्वेश्चन में पढ़ा था। तो क्या होता है in the money? इन द मनी ऑप्शन क्या होती है? आउट ऑफ मनी ऑप्शन, ऑपोजिट टू इन द मनी। एन ऑप्शन इज इन द मनी इफ एक्सरसाइजिंग विल रिजल्ट इन प्रॉफिट। एन ऑप्शन इज आउट ऑफ मनी इफ एक्सरसाइजिंग विल रिजल्ट इन लॉस। सो इन द मनी ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, आउट ऑफ मनी ऑप्शन विल बी गिवन अ लैप्स। तो जनाब पॉलिसी क्या है इन्वेस्टमेंट बोर्ड की? क्या ऑप्शंस ले लिया आपने? किसी स्टेज पर अगर ऑप्शन आपको 10% रिटर्न दे तो 60% ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना। किसी स्टेज पर अगर ऑप्शन आपको 20% रिटर्न दे तो बाकी की 40 भी एक्सरसाइज कर लेना।
फॉर ऑल रिमेनिंग ऑप्शन 30 नंबर तक जो एक्सरसाइज होगी, जो नहीं हुई 30 नंबर को वेट करना। अगर 30 नंबर को एक्सरसाइज करने में कुछ भी फायदा है तो एक्सरसाइज कर लेना। ये है जी ऑप्शन, ये है एडवाइस बोर्ड की। अब इसके मुताबिक हम डाटा देखते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। टाइप्स ऑफ शेयर ऑप्शन परचेज्ड। LP1 एक शेयर है, उसकी कॉल ऑप्शन ली है 2,50,000 शेयर की। SP2 एक शेयर है, इसकी कॉल ऑप्शन ली है 1 मिलियन शेयर की। BD3 एक शेयर है, इसकी पुट ऑप्शन ली है 5 लाख शेयर पे। NM4 एक शेयर है, इसकी भी पुट ऑप्शन ली है 3 लाख शेयर की। कॉल ऑप्शन मतलब ऑप्शन टू बाय शेयर्स, पुट ऑप्शन मतलब ऑप्शन टू सेल शेयर्स। फिर जी रुपीस पर शेयर कुछ डाटा दिया गया है, जिसमें सबसे पहले है एक्सरसाइज प्राइस। हमने जो ऑप्शंस ली हैं उनकी एक्सरसाइज प्राइस क्या है। अब जरा मुझे जरा तसल्ली से सोच के बताना, कॉल ऑप्शन इन द मनी कब होगी? गिव योर आंसर विद रेफरेंस टू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। कॉल ऑप्शन इन द मनी कब होगी? जब मार्केट प्राइस आपकी एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। और पुट ऑप्शन इन द मनी कब है? आपकी एक्सरसाइज प्राइस से कम है। मार्केट में से शेयर 150 का बिकता है, आपके पास पुट ऑप्शन है 158.6 का बेचने का, तो दिस इज इन द मनी। आप ये एक्शन एक्सरसाइज करके ऑप्शन मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारे पास एक्सरसाइज प्राइसेस आ गई। इसके बाद उसने ऑप्शन प्रीमियम दिया है, ऑप्शन प्रीमियम भी रुपीस पर शेयर है, ठीक हो गया, ये भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब वो 3 मंथ का डाटा दे रहा है। 1 सितंबर से 30 नवंबर तक जो 3 महीने गुजरे हैं ना, उन 3 मंथ में हाईएस्ट प्राइस कहां तक गई है, उन 3 मंथ में लोएस्ट प्राइस कहां तक गई है। अब तो जस्ट देखिएगा, व्हेन वी आर डीलिंग विद कॉल ऑप्शन वी आर इंटरेस्टेड इन हाई प्राइसेस। जितनी प्राइस ऊपर जाएगी उतना फायदा हमारा। व्हेन वी आर डीलिंग विद कॉल ऑप्शन, जितनी प्राइस ऊपर जाएगी हमारी एक्सरसाइज प्राइस है, उसी में फायदा है ना हमारा। एंड व्हेन वी आर डीलिंग विद पुट ऑप्शन, जितनी प्राइस नीचे जाएगी उसमें हमारा फायदा। तो कॉल ऑप्शन में ये हमारी रेलेवेंट डाटा है और पुट ऑप्शन में ये हमारा रेलेवेंट डाटा है। स्पॉट प्राइस ऑन 30 नवंबर, ये भी हमारे लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हमें 30 नवंबर को जो शेयर जो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होंगी उनका भी तो फैसला करना है। तो ये 30 नवंबर की स्पॉट प्राइसेस भी आ गई है। हमसे कहा गया है डिटरमिन द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर GIL इफ एडवाइस ऑफ इन्वेस्टमेंट बोर्ड हैज बीन फॉलोड। अच्छा जी, मैं LP1 को लेके आपसे डिस्कस करता हूं, सिर्फ LP1 की कहानी कि LP1 पे हमें क्या फायदा या नुकसान आता है। डेटा आपके सामने है पेज नंबर 517 पे। तो पेज 517 अपने सामने खोल लें और मैं अब यहां पे व्हाइट बोर्ड ले आता हूं और हम LP1 से डील करते हैं जी। सबसे पहले हम डील करने जा रहे हैं LP1 के साथ। 28 पार्ट ए कर रहे हैं जी हम। LP1 में हम स्ट्राइक प्राइस है, सामने जरा इसका डाटा करें। स्ट्राइक प्राइस इसकी कितनी है? 240। और हमें जो बैरियर्स दो दिए गए हैं, 2 बैरियर्स हमें दिए गए हैं। एक 10% मुनाफा है तो 60% ऑप्शन एक्सरसाइज करना, और कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है कि 60% ऑप्शन के थ्रू शेयर खरीदो, मार्केट में बेच दो, मुनाफा कमा लो। और अगर 20% मुनाफा है तो बाकी की 40% ऑप्शन शेयर खरीदो, मार्केट में बेच दो। ये गाइडलाइन है ना हमारी। तो जनाब हम जरा डाटा इसको समराइज करते हुए चलें। 10% गेन का मतलब प्राइस कहां जाए? 240 इंटू 1.10, 264.00। और 20% गेन का मतलब 240 इंटू 1.2, 288.00। लीजिए जी, ये हमारे पास बैरियर्स आ गए कि जी प्राइस जब यहां पे जाए तो 60% शेयर बेचना, प्राइस जब यहां पे जाए तो बाकी 40% बेचना। और प्राइस ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ, 3 मंथ हाई, 3 मंथ हाई क्या रहा उसका, कहां तक गई है हाई? 304.60। अब जनाब क्या प्राइस 10% हाई टच किया? यस। क्या प्राइस ने 20% हाई टच किया? यस। इसका मतलब इस शेयर के 60% ऑप्शन यहां पे एक्सरसाइज हुई और 40% ऑप्शन यहां पे एक्सरसाइज हुई। सो डिटरमिन करो प्रॉफिट इनका, आपको पता लग जाएगा इस ऑप्शन का प्रॉफिट। तो जनाब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ऑन 60% ऑफ कितनी ऑप्शन है हमारे पास? 2,50,000। और इन पे प्रॉफिट आएगा 264 माइनस 240 का। एग्रीड? 240 की खरीदोगे, 264 की बेचोगे, 60% शेयर, कितना प्रॉफिट आया?
रुपीज़ इन मिलियन बोल देना, रुपीज़ इन मिलियन में बोल देना ज़रा प्रॉफिट, या बड़ी फिगर बन रही होंगी ना। 3.6 मिलियन। और फिर इस पे तो 20% मुनाफा भी हम कमा पा रहे हैं क्योंकि प्राइस तो बहुत ऊपर तक गई है। तो प्रॉफिट ऑन रिमेनिंग 40% हम वो भी बेच देंगे, 250,000 का 40% भी बेचेंगे। और यहाँ पे मुनाफा होगा 288 माइनस 240, कितना मुनाफा है? 4.8 मिलियन। एंड डोंट फॉरगेट टू डिडक्ट प्रीमियम, जो आपने ऑप्शन खरीदने में पे किया होगा, तभी नेट प्रॉफिट मिलेगा ना आपको। प्रीमियम है 2,50,000 ऑप्शन और 7 रुपये पर शेयर प्रीमियम, रुपीज़ इन मिलियन 1.75। लीजिए जी, बताइए आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या आया? 6.65 मिलियन। ये नेट प्रॉफिट आ गया LP1 का। ठीक है जी, LP1 का हमारा एनालिसिस हो गया। हमारी एडवाइस क्या थी इन्वेस्टमेंट की? अगर 10% मुनाफा मिले तो 60% ऑप्शन एक्सरसाइज करना, अगर 20% मुनाफा मिले तो 40% ऑप्शन एक्सरसाइज करना। तो इस शेयर में हमें दोनों ऑप्शन मिल गए क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर तक चली गई थी। 10% इस बैरियर को भी क्रॉस किया प्राइस ने, इस बैरियर को भी क्रॉस किया। तो इस बैरियर पे हमने 60% ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, इस बैरियर पे हमने 40% ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली। सारी ऑप्शन एक्सरसाइज हो गई और ये ट्रांजैक्शन हमारी क्लोज होगी। सिमिलर वर्किंग हम SP2 के लिए करते हैं सेम अंदाज में कि जी ये भी कॉल ऑप्शन ही है ना, ये LP1 की भी कॉल थी, SP2 की भी कॉल है। तो उसी अंदाज में हमारी स्ट्राइक प्राइस क्या है? 16 रुपीज़ और 10% प्रॉफिट 17.6, 20% प्रॉफिट का मतलब 19.2 एंड 3 मंथ हाई 19। ठीक हो गया जी, ये डाटा आ गया। अब आप देखते हैं कि क्या क्या कर पाएंगे। और बाय द वे 60% तो हम ले लेंगे पर 40% नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है जी। हम एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा? 3 मंथ हाई था ये। तो हम करेंगे क्या हम यहाँ पे कि भाई हम 60% शेयर्स बेच पाएंगे जब प्राइस 1760 आई। तो प्रॉफिट ऑन 60% ऑफ 1 मिलियन शेयर्स इंटू 17.6 माइनस 16 कितना बना? 0.96 रुपीज़ इन मिलियन। ठीक हो गया। और इस बैरियर को प्राइस ने क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब 60% शेयर्स आपके पास हैं और 30 नवंबर आ गई। अब 30 नवंबर को आपने फैसला करना है कि क्या आपकी ऑप्शन इन द मनी है। 30 नवंबर का स्पॉट क्या चल रहा है? इज योर ऑप्शन इन द मनी? आपकी एक्सरसाइज प्राइस 16 है, 16 का खरीद के 17.8 का बेच सकते हो। तो प्रॉफिट ऑन रिमेनिंग 40% ऑप्शन जो आपके पास बच गई 17.8 माइनस 16 कितना बना? 1.80 और इसमें से लेस कर दें ऑप्शन प्रीमियम। इसका ऑप्शन प्रीमियम 1 मिलियन शेयर्स पे 1 रुपया। जी 40% भी लगना है साथ, 0.72 दीजिए जी। नेट प्रॉफिट अच्छा, जब बारी आएगी BD3 की जो कि है पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस क्या आपके पास? 158.6 रुपीज़। अब ये पुट ऑप्शन है, इसमें आपका गेन कहाँ आता है? प्राइस के गिरने में। तो इसमें 10% प्रॉफिट का मतलब 158.6 का 0.9 142.74 और 20% प्रॉफिट का मतलब
158.6 मल्टीप्लाइड विद 0.8 88 और अब आप इंटरेस्टेड हैं 3 मंथ लो में 150। तो आपका ना 10% लो गया ना 20% लो गया। 10% मुनाफा आपने कमाना था जब प्राइस 142 पे जाती, तो आपकी प्राइस तो 150 से नीचे गई नहीं। इसका मतलब आप शेयर नहीं बेच पाए। 30th नंबर आ गई। 30th नंबर को प्राइस क्या चल रही है? 155। क्या ये आपके फायदे में है? यस, क्योंकि आप 158.6 का बेच सकते हैं। इसका मतलब 100% शेयर्स आप यहीं पे बेचेंगे। 5 लाख शेयर्स हैं, सारे के सारे यहां पे बेचेंगे और मुनाफा कमाया जाएगा 158.6 माइनस 155। कितना जी? रुपीज इन मिलियन में 1.8 मिलियन। इसमें से लेस कर दें ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम आपका है 5 लाख शेयर्स के ऊपर 4.5 रुपीज के हिसाब से 2.25। ये कॉस्ट है, तो देयर इज अ नेट लॉस। नेट में आपको लॉस है 0.45। ये BD3 से हमने डील किया। आखिरी ट्रांजैक्शन NM4। ये भी पुट ऑप्शन। इसकी स्ट्राइक प्राइस क्या है जी? 285.5। इसमें 10% प्रॉफिट का मतलब 285.5 इंटू 0.9। इसमें 20% प्रॉफिट का मतलब 285.5 इंटू 0.8 0.40 and we are interested in 3 month low. 3 month low is 255. हमारा 10% मुनाफा आता है 256 पे। प्राइस 255 पे गई, बिल्कुल ठीक है। 256 का बैरियर ब्रीच हुआ है, तो हम 60% शेयर बेचेंगे। तो प्रॉफिट ऑन 60% ऑफ 3 लाख कितना? 285.50 माइनस 256.95 रुपीज इन मिलियन में। 256.95 पे शेयर खरीद के 285.5 पे आप बेचेंगे, कितने मिलियन कमाएंगे? 5.139 मिलियन। 20% वाला बैरियर ब्रीच नहीं हो रहा। फिर आप वेट करेंगे 30 नवंबर का। क्या 30 नवंबर को ऑप्शन इन द मनी है? ऑप्शन इज आउट ऑफ मनी। इसका मतलब 40% ऑफ द ऑप्शन विल एक्सपायर। आप इसमें से लेस कर दें ऑप्शन प्रीमियम NM4 का। 3 लाख शेयर्स की ऑप्शन आपने ली और प्रीमियम कॉस्ट इज 2.4 मिलियन। तो यू हैव अ नेट प्रॉफिट 2.739। ये नेट प्रॉफिट। लीजिए जी, वी आर डन विद 12 मार्क पार्ट ए ऑफ ग्रीन लाइन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। सर, इसमें हम चार को कंबाइन करके वैल्यू नहीं निकालेंगे, उन्होंने नेट मांगा है। चारों को कंबाइन करके देना, दे दीजिए जी। डिटरमिन द नेट प्रॉफिट लॉस फॉर GIL इफ एडवाइस ऑफ द बिल्कुल चारों का नेट करके आप दे दीजिए। नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है हमें क्या जी? फिगर पहला 6.65, दूसरा 0.68, तीसरा 0.45, चौथा 2.739। टोटल इज 9.619 रुपीज इन मिलियन। ये नेट प्रॉफिट टोटल आ गया आपका 9.619 मिलियन। जी नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बेटा, NM4 की कहानी और टोटल कहानी इस वक्त स्क्रीन पे आ रही है आपके सामने।
जी जनाब। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट पे हमारी डिस्कशन खत्म। लास्ट मेजर टॉपिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमने शुरू किया था उसका एक टुकड़ा, एक लेग उसकी रहती है जिसको अब हम यहाँ पे कवर करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में टूल तो वही लगता है जो हमने पहले सीखा हुआ है एनपीवी का, लेकिन कुछ एडिशनल कंसिडरेशन आ जाती हैं कि पेरेंट या इन्वेस्टर एक कंट्री में है और प्रोजेक्ट दूसरे कंट्री में है, करेंसी डिफरेंट हो जाती है, बिजनेस किसी और कंट्री में हो रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज किसी और करेंसी में जनरेट हो रहे हैं और इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किसी और करेंसी में की हुई है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में दो करेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। सो दो करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, ओवर द लॉन्गर पीरियड इन्वॉल्व होती हैं। तो जो एडिशनल कंसिडरेशन आती हैं उनमें एक फोरकास्टिंग फॉरवर्ड रेट है। वी नो द फार्मूला, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी की मदद से फॉरवर्ड रेट फोरकास्ट हमें करने की जरूरत यहां पड़ती है, क्योंकि फॉरेन सब्सिडरीज से जो फ्री कैश फ्लोज या फॉरेन ऑपरेशन से जो फ्री कैश फ्लोज जनरेट होंगे वो फॉरेन करेंसी में होंगे और फ्री कैश फ्लोज जो होते हैं वो इन्वेस्टर को रिसीव होने होते हैं, क्योंकि फ्री कैश फ्लोज क्या है? रिटर्न टू द इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर बैठा हुआ है होम कंट्री में। सो फॉरेन कंट्री में फॉरेन करेंसी में फ्री कैश फ्लोज जनरेट हुए और फिर वो रिमिट होते हैं पेरेंट को होम करेंसी में कन्वर्ट होने के बाद। सो 5 साल लाइफ है तो 5 साल रेमिटेंस होनी है। यू नीड 5 years फॉरवर्ड रेट्स। It is very simple with the help of PPT. We'll just see. Then there are double taxation issues as well. कि फॉरेन कंट्री में जहां पे इनकम कमाई जा रही है वहां पे एक टैक्सेशन है, और फिर वहां से इनकम जब पेरेंट को रिमिट होती है तो पेरेंट का अलग टैक्सेशन का निजाम चल रहा होता है। देयर कुड बी डबल टैक्सेशन इश्यूज और देयर कुड बी डबल टैक्सेशन ट्रीटीज बिटवीन द टू कंट्रीज। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। इस पे भी बात करेंगे। देन देयर आर इंटरकंपनी कैश फ्लोज एज वेल। इंटरकंपनी कैश फ्लोज can take many shape. One of those could be royalty. सब्सिडरी से पेरेंट को रॉयल्टी आ रही है, इन्वेस्टर पेरेंट में बैठा हुआ है, सब्सिडरी से रॉयल्टी आ रही है, फॉरेन सब्सिडरी से। Another intercompany cash flows could be management fee. This is very common in parent subsidiary relationship. Parent they try to charge their subsidiaries with certain common overheads amount. उसके पैसे आ रहे होते हैं पेरेंट को। How to deal with that cash flows? फॉरेन सब्सिडरीज में ये भी आ जाता है। And there are remittance restrictions. हमें उससे भी डील करना आना चाहिए। जैसे फॉरेन बिजनेसेस को कंट्रोल करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए, एवरी रेगुलेटेड एनवायरनमेंट विल हैव फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस। जैसे पाकिस्तान में भी फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है, और फॉरेन कंट्रीज की पाकिस्तान से जितनी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं दे हैव टू बी गवर्न्ड बाय दैट मैनुअल, और उनमें एट टाइम फॉरेन बिजनेसेस के लिए रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई आप अमेरिका से आए, एक पेरेंट उठ के आया, उसने से पाकिस्तान में एक सब्सिडी लगा ली, तो उस पर रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन होगी कि यू विल ओनली बी अलाउड टू टेक आउट 50% ऑफ द टोटल अर्निंग एज डिविडेंड्स। रिस्ट्रिक्शन आ गई, जो फ्री कैश फ्लो कमाओगे या जो प्रॉफिट कमाओगे उसका 50% एज डिविडेंड ले जा सकते हो, बाकी 50% इन्वेस्ट करना है यहीं पे। हाँ, जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा 5 साल बाद फिर सारे पैसे ले जाना जो रुके हुए यहाँ पे। सो कुछ ना कुछ इस तरह की कैश फ्लो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं जिससे हम डील करना सीखेंगे। सो ये कुछ एडिशनल कंसिडरेशन है। मेन मार्क्स फिर मैं कहूंगा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में तो शायद 70-80% मार्क्स कैश फ्लोज में होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी गुड 50-60% मार्क्स कैश फ्लोज में ही है, और वो कैश फ्लो बनाना वैसे ही है जैसे हमने पहले बनाना सीखा है। बस यहां पे है कि कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं जो कि हमें फॉरेन प्रोजेक्ट्स के लिए पास करना होती हैं। ग्रेजुअली इन एडजस्टमेंट्स पे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले ये परचेजिंग पावर पैरिटी, यू शुड रिकॉल दिस फार्मूला।
future rate is equal to current, future spot rate is equal to current spot rate into 1 plus inflation of first currency over 1 plus inflation of second currency. ये हमने डिस्कस किया हुआ जी फार्मूला. हमें डाटा क्वेश्चन में दिया जा सकता है इस अंदाज में कि जी आपका करंट डॉलर स्टर्लिंग डॉलर पाउंड का स्पॉट रेट ये है और हमें एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बता दिए जाएंगे कि जी यूएस का 3 सालों का इन्फ्लेशन रेट क्या चलेगा, यूके का क्या चलेगा, एंड वी मे बी आस्क्ड टू फोरकास्ट फॉरवर्ड रेट फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स. तो जनाब ये रोल फॉरवर्ड हम करते हैं. हमने स्पॉट को लिया और पहले साल के रेट्स को लेके हमने 1 ईयर फॉरवर्ड डिटरमिन कर लिया. फिर ये 1 ईयर फॉरवर्ड हमारा नेक्स्ट ईयर के स्पॉट के तौर पे फीड हो गया और सेकंड ईयर के आपने इन्फ्लेशन रेट्स लेके इस फॉर्मूले में फीड किया. ये आपका सेकंड ईयर फॉरवर्ड आ गया. सेकंड ईयर फॉरवर्ड आपका थर्ड ईयर के स्पॉट में फीड हो गया और आपने फिर थर्ड ईयर के इन्फ्लेशन रेट लेके यहां पे फीड किया और ईयर 3 का आपने फॉरवर्ड डिटरमिन कर लिया. सो रोलिंग अंदाज में आपने फॉरवर्ड रेट डिटरमिन करने होते हैं. इट इज वेरी सिंपल. वही फार्मूला है जो हमने सीखा है पहले, सिर्फ उसको रोल फॉरवर्ड करते गए हैं. हमें इन्फ्लेशन रेट हर साल के ज्यादा दिए जाए तो भी रोल फॉरवर्ड कर सकते हैं. नॉर्मली क्वेश्चन में हमें इन्फ्लेशन रेट कॉमन नहीं दिया जाता है कि यूएस में 5% चलेगा, यूके में 2% चलेगा, तो ये फैक्टर हमारा कॉमन ही रहता है नॉर्मली. लेकिन स्पॉट लेके 1 ईयर फॉरवर्ड गया, 1 ईयर फॉरवर्ड अगले साल स्पॉट फीड हुआ, 2 ईयर फॉरवर्ड आया, 2 ईयर फॉरवर्ड उससे अगले साल स्पॉट फीड हुआ फॉर्मूला में, 3 ईयर फॉरवर्ड आ गया एंड सो ऑन. सो फोरकास्टिंग फॉरवर्ड रेट इज वेरी सिंपल परचेजिंग पावर फॉर्मूला की मदद से. सो फोरकास्टिंग फॉरवर्ड रेट हमें जरूरत पड़ेगी. हम इस अंदाज में रोल करते हुए फोरकास्ट कर पाते हैं फॉरवर्ड रेट्स. डबल टैक्सेशन इशू. टैक्सेशन इशू से रिलेटेड डबल टैक्सेशन जनरली अज्यूम किया जाता है कि देयर विल एग्जिस्ट अ डबल टैक्सेशन ट्रीटी. डबल टैक्सेशन ट्रीटी जिन 2 कंट्रीज के दरमियान एग्जिस्ट करती है उसका फायदा क्या है कि एक बिजनेस ने अगर एक इनकम पे एक कंट्री में टैक्स पे कर दिया तो उस टैक्स पेमेंट का क्रेडिट ऑन द सेम इनकम उसको मिलेगा अपने होम कंट्री में. दिस इज डबल टैक्सेशन ट्रीटी एंड नॉर्मली इट विल बी अज्यूम्ड इन द एब्सेंस ऑफ द कंट्रेरी इंफॉर्मेशन कि डबल टैक्सेशन ट्रीटी विल एग्जिस्ट. आपको बताया गया पाकिस्तानी पेरेंट है, यूके में प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करनी है, यू विल अज्यूम कि देयर विल बी डबल टैक्सेशन ट्रीटी एंड यूके में जो प्रोजेक्ट है वो जो मुनाफा कमाएगा उस पर जो यूके में टैक्स पे हो गया उसका क्रेडिट, वो प्रॉफिट जब पाकिस्तान में रिमिट होकर आएगा उस टैक्स का क्रेडिट जो यूके में पे हो चुका है पाकिस्तान में अवेलेबल होगा. इशू लेकिन आ जाता है टैक्सेशन रेट्स के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल बी अ रेट ऑफ टैक्स ऑन अ प्रोजेक्ट कैरिड आउट इन यूएस बाय अ यूके कंपनी. पेरेंट यूके का है और सब्सिडरी यूएस की है. तो अगर यूके का टैक्स 33 है, यूएस का टैक्स 40 है. प्रॉफिट्स सब्सिडरी में कमाए जाते हैं और फ्री कैश फ्लोज फिर पेरेंट को रिमिट हो जाते हैं. यूएस में प्रॉफिट कमाए गए, उन पर ऑलरेडी 40% टैक्स लग चुका था. वो प्रॉफिट जब यूके में आए तो उस टैक्स का क्रेडिट यहां मिलेगा. नो फर्दर टैक्स विल बी चार्ज. यूएस में 33% टैक्स लगा, टैक्स के बाद प्रॉफिट यूके में आए, यूके का टैक्स रेट भी 33% है, नो फर्दर टैक्स. क्योंकि अभी 33 हमारा है, 33 पहले लग गया, बात खत्म. आपने वहां पे 25 पे किया यूएस में और ये 25% प्रॉफिट पेमेंट के बाद जब प्रॉफिट यूके में लैंड किया इधर टैक्स रेट 33 है. उनका जी ठीक है जी 25 आपने दे दिया, वी एक्सेप्ट दैट पेमेंट, बट रिमेनिंग 8% यूके का आपको देना पड़ेगा. तो ये नॉर्मल सी डबल टैक्सेशन ट्रीटी के मुताबिक ये ट्रीटमेंट बनती है. सो नो फर्दर टैक्स इन यूके, नो फर्दर टैक्स इन यूके. प्रोजेक्ट प्रॉफिट वुड बी टैक्स्ड एट 33%, 25 यूएस में हो चुका है, 8% यूके में देना पड़ेगा. सर जो 40% रिमिट होके इधर आया और 30% पे टैक्स है तो उसका क्रेडिट मिलेगा? बेटा रिमिट होके 40 नहीं आया, 40% टैक्स आपने वहां पे कर दिया. और अब जो तो भाई यूएस को आपने टैक्स दे दिया तो यूके गवर्नमेंट को किस चीज की सजा, वो आपको क्यों पे करेगा? ठीक है, वो आपको सिर्फ कहेंगे ठीक है जी हम आपसे टैक्स नहीं लेते क्योंकि आपने ऑलरेडी पे कर दिया. अगर आपने बाहर कम पे किया है दे विल आस्क डिफरेंशियल, वो डिफरेंशियल बोलेंगे, बट दे डोंट गिव यू एनी क्रेडिट फॉर टैक्स पेड इन एक्सेस इन द फॉरेन लैंड. जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? तो डबल टैक्सेशन का मामला भी बड़ी आसान, आगे चल के इलस्ट्रेशन देखेंगे उनमें ये इनको हम जरा डील करना सीखेंगे. तो डबल टैक्सेशन की बात भी होगी. इंटर कंपनी कैश फ्लोज, इंटर कंपनी कैश फ्लोज हैं और रिमिटेंस रिस्ट्रिक्शन है, एडजस्टमेंट, और इन एडजस्टमेंट के बाद कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे. बट आफ्टर द ब्रेक वी टेक 15 मिनट्स ब्रेक. उसके बाद आके हम ये इंटर कंपनी कैश फ्लोज और रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन एंड देन अ बेसिक इलस्ट्रेशन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. ठीक है, थैंक यू. अच्छा जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे हमारी बात चल रही थी. कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है
उसमें से हमने फोरकास्टिंग फॉरवर्ड रेट पे थोड़ी सी बात की, डबल टैक्सेशन को कैसे डील करना है उस पर बात हुई। अब हम ज़रा इंटर कंपनी कैश फ्लोज से डील करते हैं कि जब पेरेंट किसी मद में रॉयल्टी या मैनेजमेंट फ़ी की मद में सब्सिडरी से पैसे लेता है तो एक सब्सिडरी से पेरेंट को जो फ्री कैश फ्लोज के अलावा जो पैसे जाते हैं, हाउ टू ट्रीट दैम। एक छोटी सी एग्जांपल से थोड़ा सा डाटा लेके हमने इसको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। अ प्रोजेक्ट कैरीड आउट बाय अ यूएस सब्सिडरी of a UK company is due to earn revenue of 100 million in the US in year 2 with associated cost of 30 million. Royalty payment of $10 million will be made by US subsidiary to UK. Assume taxes paid at 25% in US and 33%. Assume taxes paid 35% in US and 33% in UK. ये टाइपो है यहाँ पे, in UK. And assume a forecast dollar-pound spot rate of $1.5. What are the cash flows associated with the project? हमने year 2 के यहाँ पे कैश फ्लोज बनाने हैं, हमें कहा गया है year 2 के कैश फ्लोज बनाने को। अच्छा जी, हम सिर्फ year 2 के कैश फ्लो अगर बनाएं तो ये बड़ी एक छोटी सी एक्टिविटी है लेकिन बड़ा अच्छा आपको आइडिया देगी कि किस तरह हम फॉरेन प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को डील करते हैं। हमारे रेवेन्यू है जी $100 million में चल रहे हैं, एसोसिएटेड कॉस्ट 30 million एंड रॉयल्टी 10 million। इसका मतलब प्री टैक्स प्रॉफिट जो यूएस में अर्न किए जाएंगे वो 60 million होंगे। अगर यूएस का टैक्स 25% है तो ये 25% टैक्स में से कटेगा 60 में से, और ये है फ्री कैश फ्लो जो कि पेरेंट को रिमिट होगा $45 million। लेकिन पेरेंट को रिमिट होने हैं तो पाउंड्स पहुंच जाएंगे ना वहां पे, और पाउंड डॉलर ने पाउंड में कन्वर्ट होना है तो फर्स्ट करेंसी कन्वर्ट होती है डिवीजन से। रेट आपको दिया 1.5, तो $45 million 30 million पाउंड बन के रिमिट हो गए जी पेरेंट को। समझिए आप, ये पेरेंट के पास पहुंच गए। अब पेरेंट के पास सिर्फ ये 30 million नहीं आए, पेरेंट के पास ये 10 million भी पहुंचे हैं अलहदा से किसी और रूट से, ऐसा ही है ना। ये इन द शेप ऑफ फ्री कैश फ्लो पहुंचे हैं यहाँ पे, और ये एज अ रॉयल्टी पहुंचे हैं यहाँ पे। तो ऊपर से आउट हुआ, नीचे इन हो गया, डॉलर आउट हुआ ऊपर, पाउंड इन हो गया नीचे। अब बात आता है यूके के टैक्स का। अब यहां पे दो चीजें हैं टैक्सेशन के पॉइंट से देखने वाली। एक तो है ये फ्री कैश फ्लो जो कि यकीनन यूएस से टैक्स होने के बाद नेट ऑफ टैक्स इधर आया है, और एक आइटम है ये जो कि टैक्स को बाईपास करके निकल आई है, एक्सपेंस वहां से पे हो गया। रॉयल्टी एज एक्सपेंस पे हुई है यूएस से, नॉट एज इनकम। यहां से एज एक्सपेंस निकला बट इधर एज इनकम वसूल हुआ। ये फ्री कैश फ्लो एज इनकम यहां से निकला और एज इनकम यहां वसूल हुआ। इस पे तो भाई वहां पे 25% टैक्स लग गया, इस पे वहां पे कोई टैक्स नहीं लगा। तो भाई यूके में जब इनकम आएगी वो इस इनकम को पूछेंगे भी वहां पे कितना टैक्स दिया, 0, 33 पूरा दो यहाँ पे। इस इनकम पे कितना टैक्स दिया, 25, डिफरेंशियल दे दो यहाँ पे। तो एडिशनल टैक्स की वर्किंग ये यूके का कैसे किया जाएगा, कैसे की जाएगी। डबल स्टार तो लगा हुआ है, कहीं एक्सप्लेन किया डबल स्टार, कहीं एक्सप्लेन ही नहीं हुआ डबल स्टार। चलिए हम खुद बना लेते हैं। एडिशनल टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 6.7 का तो सीधा सीधा 33%, कितना बना जी, इसका तो सीधा सीधा 33%, कितना जी 2.2, ये है जी मिलियन पाउंड, ठीक है। और जो प्रॉफिट यूएस से आया टैक्स होके, यहां पे एक पॉइंट याद रखिएगा, उस पर एडिशनल टैक्स इधर पे होना है। 25 उधर पे हो गया, इधर एडिशनल पे होना है। एडिशनल टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सेम प्रॉफिट अमाउंट एट विच tax was calculated in foreign country. So what is the amount, what is the profit at which tax was calculated in US? 60. इसी पे ही additional tax calculate किया जाएगा। $60 million का 8%, बट पाउंड में कन्वर्ट करेंगे कितना जी 3.2, और ये है जी 5.4 जो ये आपको नजर आ रहा है डबल स्टार के साथ। अब यूके में जो एडिशनल टैक्स लग रहा है ना, वो दो वैल्यूज पे लगेगा, क्योंकि सब्सिडी से दो रिमिटेंसेस आई हैं, एक रॉयल्टी की रिमिटेंस आई है और एक फ्री कैश फ्लो की रिमिटेंस आई है। फ्री कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पेमेंट आई है, रॉयल्टी विदाउट टैक्स पेमेंट आई है। तो रॉयल्टी पे अकॉर्डिंगली फुल टैक्स लगा 33% का, और फ्री कैश फ्लो पे डिफरेंशियल टैक्स लगा। लेकिन ख्याल रखना है फ्री कैश फ्लो पे डिफरेंशियल टैक्स 45 पे कैलकुलेट नहीं होना, टैक्स उसी अमाउंट पे कैलकुलेट होना है जिस पे फॉरेन कंट्री में टैक्स पे हुआ।
60 मिलियन पे प्रॉफिट पे टैक्स उधर पे हुआ था, उसी 60 मिलियन पे डॉलर पे आप 8% टैक्स कैलकुलेट करोगे, बट देन पाउंड में कन्वर्ट करके यूके में पे होगा। ये हमने यहां पे जो टैक्स डिफरेंशियल से डील करना उसको भी देख लिया, यहां पे हमने इंटरकंपनी कैश फ्लोज को भी देख लिया। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? तो भी हम आगे चल के बार बार इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन में देखेंगे, इनसे डील करेंगे, बट ये छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट है, सिंपल एडजस्टमेंट है जो कि आपको एग्जाम में 2-2, 3-3 नंबर एडिशनल दिलवाएंगी। अच्छा जी, लास्ट एक रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन भी बात कर लें। जैसे मैंने कहा कि कंट्रीज चाहती हैं कि अगर फॉरेन कोई इन्वेस्टर आया है पाकिस्तान उनके होम कंट्री में, तो वो सिर्फ आए और पैसा कमा के लपेट के भाग ना जाए, वो पैसा इस इकॉनमी में इंजेक्ट करे। इस इकॉनमी से अगर कोई वो प्रॉफिट जनरेट करता है तो वो प्रॉफिट कुछ अरसे के लिए इस इकॉनमी में सर्कुलेट होता रहे ताकि उसके लॉन्गर टर्म इफेक्ट रहे इकॉनमी में। सो इसलिए रेमिटेंस की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। हाउ टू डील विद दैट? फॉर एग्जांपल, अब प्रोजेक्ट्स आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज हमें पता लगे जी वो ये हैं, जीरो में इन्वेस्टमेंट है 1, 2, 3, ये सारे इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज में बताया गया। ये सपोज ये फ्री कैश फ्लोज है उसके, ठीक है। अच्छा जी, अब रिस्ट्रिक्शन क्या है? इन एनी 1 ईयर ओनली 50% ऑफ कैश फ्लो जनरेटेड remitted बैक टू द पेरेंट। ये रिस्ट्रिक्शन आ गई, लॉ है जी वहां पे। जितने 50% ऑफ द फ्री कैश फ्लो पेरेंट को जा सकते हैं। द ब्लॉक फंड्स कैन बी रिलीज्ड बैक टू पेरेंट इन द ईयर आफ्टर द एंड ऑफ प्रोजेक्ट क्यू। आइडेंटिफाई द कैश फ्लोज टू बी वैल्यूएटेड। तो जनाब ये सिंपल सी वैल्यूएशन है। आप फ्यूचर में 3, 4 और 6 है, आप रिमिट 50% ब्लॉक होंगे, 50% रिमिट होंगे, और ये जो पैसे ब्लॉक हुए ये प्रोजेक्ट खत्म होने के साल बाद रिलीज होंगे। मतलब आपके ये जो कैश फ्लोज है नेट, ये पेरेंट को नहीं जाएंगे क्योंकि रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन है। रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन एडजस्ट करने के बाद ये है कैश फ्लोज जो पेरेंट को रिमिट होंगे। पेरेंट को रिमिटेंस से मुराद जो कन्वर्ट होंगे पेरेंट की करेंसी में। हमने फॉरेन कंट्री प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज बनाए, वो ये बने हैं। अगर रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम इन्हीं को रिमिट कर देते हैं पेरेंट को, मतलब इन्हीं को होम करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन है तो फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा और कैश फ्लोज फिर इस तरह रिमिट होंगे। चाहे रिमिट जो पेरेंट को हो रहा है उन ईयर्स में वो कम हो रहा है, लेकिन टैक्स वही रहेगा जो हमने, अगर टैक्स कम है, ये जो पर डबल स्टार पड़ा है हमने। ये तो अब मुझे टैक्स लॉस का बहुत ज़्यादा पता नहीं कि प्रॉफिट आपने बाहर 100 कमाया, 8% आपको पेरेंट पे आके एडिशनल टैक्स देना था, लेकिन रिमिट हाफ हुआ है, तो क्या एडिशनल टैक्स 100 रुपये पे आपको देना पड़ेगा या हाफ पे देंगे? ये तो टैक्स लॉ के बारे में इतना फेमिलियर नहीं हूँ, बट असूल ये रखना जो कुछ होगा क्वेश्चन में लिखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बीएफटी के पेपर में यू आर नॉट कंसिडर्ड टैक्स एक्सपर्ट, ठीक है। टैक्स लॉ जो भी होगा ना वो सवाल में लिखा होगा कि भाई टैक्सेशन ऐसे करनी है, वो जैसे कहेगा वैसे कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। हमने बेसिक जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है डबल टैक्सेशन का पढ़ लिया है। इसके अलावा जो भी उसने हमसे काम करवाना होगा वो टैक्स का लॉ वहां बताएगा। वी आर नॉट सपोज टू नो टैक्सेशन लॉज, वी जस्ट नीड टू हैव कॉमन सेंस, ठीक है। और डबल टैक्सेशन की कॉमन सेंस हमने डिस्कस कर ली जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 44। ये एक बेसिक सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 461 पे। रजिस्ट्रेशन 44 ये आ गई जी हमारे सामने। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इन स्टर्लिंग। ये वो ना भी कहे तो ये अंडरस्टूड लिया जाता है कि एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज कैलकुलेटेड इन द करेंसी ऑफ पेरेंट, ठीक है। फॉरेन प्रोजेक्ट होगा, फॉरेन करेंसी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, फॉरेन करेंसी के इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज बनाए जाएंगे, फिर पेरेंट को रिमिट किए जाएंगे और फिर वहां पे डिस्काउंटिंग करके पेरेंट की करेंसी में एनपीवी कैलकुलेट की जाती है।
तो ये जरूरी नहीं एग्जामिनर आपको बताए कि किस करेंसी पे एनपीवी निकालो, इट इज अंडरस्टूड होम करेंसी में, पेरेंट की करेंसी में। कंपनी इज अ यूके बेस्ड कंपनी, इट इज कंसिडरिंग अ 3-year प्रोजेक्ट इन फिनलैंड, एफलैंड। The project will require an initial investment of 85 million FFL, ये करेंसी है शायद एफलैंड की, and will have a residual value of 12 million FFL. The project's pre-tax net FFL inflows are expected to be year 1, year 2, year 3 million में. The UK parent company will charge the overseas project with 2.5 million pounds of management charges. ये FFL के बिजनेस कैश फ्लोज बन गए और ये मैनेजमेंट फी जो पेरेंट ने चार्ज करनी है। द करंट स्पॉट रेट इज 5.5 FFL टू पाउंड। यूके इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 5% पर एनम। एफलैंड इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 9% पर एनम। एफलैंड टैक्स इज 25% एंड इज पेड इमीडिएटली। एनी लॉसेज आर कैरिड फॉरवर्ड एंड नेटेड ऑफ द फर्स्ट अवेलेबल प्रॉफिट्स फॉर टैक्स पर्पसेस। अच्छा, यहां पे मैं थोड़ी सी आपको तवज्जो दिला दूं। डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स की अप्रेजल में हमने बात पढ़ी थी कि अगर किसी साल आपका टैक्स लॉस आ जाए तो उस लॉस के अगेंस्ट हम टैक्स सेविंग ले लेते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम एक कंपनी के एक प्रोजेक्ट की अप्रेजल कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट यही था कि हम कंपनी के एक प्रोजेक्ट कंपोनेंट की अप्रेजल कर रहे हैं, उस कंपोनेंट पे अगर लॉस आ रहा है तो कंपनी के प्रॉफिट के अगेंस्ट ऑफसेट होकर टैक्स सेविंग दे जाएगा। तो अकॉर्डिंगली लॉस पे टैक्स सेविंग और प्रॉफिट पे टैक्स पेमेंट हम लेते थे डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स में। बट दैट वाज अ नॉर्मल अजम्पशन देयर, अनलेस क्वेश्चन कह दे भाई लॉसेस के लिए आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है टैक्स बेनिफिट के लिए, अनलेस वो कहे। अगर क्वेश्चन साइलेंट अबाउट टैक्स लॉसेस, आप टैक्स लॉसेस के अगेंस्ट सेविंग लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इट इज अदरवाइज। योर नॉर्मल असम्पशन विल बी कि फॉरेन कंट्री में यू विल हैव नो अदर प्रोजेक्ट्स टू अब्सॉर्ब दीज लॉसेस एंड यू विल हैव टू कैरी फॉरवर्ड दीज टैक्स लॉसेस एज पर देयर लॉ। ठीक है, वहां पे असम्पशन रहेगी कि टैक्स लॉसेस के अगेंस्ट सेविंग नहीं मिलनी, क्योंकि कोई और प्रोजेक्ट नहीं है वहां पे, आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, अनलेस क्वेश्चन स्टेट्स अदरवाइज कि अभी वहां पे कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं जिनके अगेंस्ट लॉस ऑफसेट हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल असम्पशन बिल्कुल ऑपोजिट है यहां पे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में ये नहीं भी लिखेगा तो ऐसे ही समझा जाएगा कि भाई टैक्स लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो any losses are carried forward and netted off the first available profits for tax purposes. Tax allowable depreciation will be granted on a straight line basis. Any residual value will be taxable at 25%. UK tax is 35% and is payable 1 year in arrears. अच्छा, एफलैंड का टैक्स 25% सेम ईयर में, यूके का टैक्स 35% एरियर्स में, और हाँ टैक्स डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे उसने लिख दिया, और रेजिडुअल वैल्यू विल बी टैक्सेबल। बेसिकली रेजिडुअल वैल्यू टैक्सेबल नहीं होती। जब स्ट्रेट लाइन पे एसेट डेप्रिशिएट कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द लाइफ 100% कॉस्ट राइट ऑफ हो चुकी होती है, तो रेजिडुअल वैल्यू बेसिकली आपकी गेन ऑन डिस्पोजल बन जाती है ना। लिखा यहां पर रेजिडुअल वैल्यू विल बी टैक्स, लेकिन असल में इस केस में रेजिडुअल वैल्यू नहीं, रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू गेन ऑन डिस्पोजल, क्योंकि सारी की सारी कॉस्ट आपकी एज डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में चार्ज हो चुकी होती है। तो एनीवेज जी आगे चले जी। एक कंपनी रिसेंटली अंडरटूक अ सिमिलर रिस्क प्रोजेक्ट इन यूके एंड यूज्ड 13% एज सुटेबल डिस्काउंट रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% आ गई जी। तो अब हमें इस प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और भी याद रखिए, वैसे तो इसने यहां पे कैश फ्लोज पे इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं हमें लेने को कहा। ये कैश फ्लोज इट इज अंडरस्टूड दीज आर इन मनी टर्म्स, ठीक है, इट इज अंडरस्टूड दीज आर इन मनी टर्म, but we may come across question where we will be provided with real cash flows and inflation rate will be given in the question. Foreign investment appraisal is always done using money approach, nominal approach. Foreign investment appraisal में real approach का question ही नहीं है भाई, ये होती ही हमेशा nominal approach में है। There is no thought about कि भाई real करें या money करें। Domestic में question कभी real करें या money करें, but यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, ये always money approach में होती है। अच्छा जी, तो ये जी डाटा 3 साल प्रोजेक्ट लाइफ, लेकिन यूके का टैक्स एरियर में, इसलिए 4 तक आपके प्रोजेक्ट कैश हो जाएंगे। तो लेट्स ड्रॉ द टेबल। इलस्ट्रेशन नंबर 44। वन 0 1 2 3 and 4.
शुरू होगी कहानी FFL मिलियन से। सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लो देते हैं जी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें कहा गया है 85 मिलियन इन्वेस्टमेंट है, 3 साल लाइफ, उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू 12 मिलियन, इनफ्लो आ गया जी। देन हमें नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज गिवन है जी। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज गिवन नहीं है, लाने हैं, तो हमें ये प्री टैक्स कैश फ्लोज गिवन है, इस पर रॉयल्टी एडजस्ट करके यहां लाएंगे। फिर हमें टैक्सेशन यहां पे लेनी है, तो यहां पे नेट कैश फ्लोज FFL में आएंगे। इसके बाद हम फॉरवर्ड, इसको फॉरवर्ड ना लिखेंगे, इसको एक्सचेंज रेट लिखते हैं। अब एक्सचेंज रेट लेके आएंगे FFL पर पाउंड। यहां से फिर हम नेट कैश फ्लोज मिलियन पाउंड्स में ले जाएंगे, मिलियन FFL से। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मैनेजमेंट फी, और इसके बाद इसमें हम लेस करेंगे यूके एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स के हम 2 हिस्से बना सकते हैं, एक ऑन मैनेजमेंट फी और एक ऑन फ्री कैश फ्लो। यहां से हमें मिलेगा नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, जिसको फिर हम डिस्काउंट करेंगे 13% पे, प्रेजेंट वैल्यू एंड देन नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा जी, इस तरह के सवालों में सबसे इजी एंड क्विक मार्क्स वर्किंग 1 फॉरवर्ड रेट लिया। स्पॉट रेट आपको दिया हुआ ना जीरो का, कितना स्पॉट रेट जीरो का 5.50 5.50। वर्किंग 1 पे जाइए, आप 1 ईयर फॉरवर्ड बनाएंगे। 1 ईयर फॉरवर्ड कितने साल चलना है प्रोजेक्ट फॉरेन कंट्री में? 3 ईयर, तो इसका मतलब 2 ईयर फॉरवर्ड एंड 3 ईयर फॉरवर्ड। 1 ईयर फॉरवर्ड आपका होगा 5.5 स्पॉट इनटू एफलैंड की इन्फ्लेशन, 9%। एफलैंड की 9% है और यूके की 5% है, तो 1.09 ओवर 1.05, तो कितना बना 1 ईयर फॉरवर्ड? 2 डेसिमल पे बोलिएगा। 5.71 5.71 अगले साल के लिए स्पॉट फीड होगा। अगेन सेम फैक्टर, क्योंकि इन्फ्लेशन कॉमन है, कांस्टेंट है। 5.93 5.93 फीड होगा, देन अगेन 1.09 ओवर 1.05 6.15। फॉरेन करेंसी कैश फ्लो सिर्फ 3 तक जाने हैं, जो चौथा साल है वो डोमेस्टिक कैश फ्लोज का है, उसका हमें फॉरवर्ड नहीं चाहिए। तो 5.71 5.93 6.15 लीजिए जी। वर्किंग की 2-3 नंबर हमने ले लिए इस वर्किंग के। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए मैं वर्किंग 2 बनाऊंगा। प्रोजेक्ट लाइफ 3 साल है, तो ये कैश फ्लोज हमें 3 साल के लिए बनाने हैं। 1 2 3 हमें प्री टैक्स एफलैंड कैश फ्लोज, एफलैंड नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अवेलेबल हैं। कितने हैं जी? ये भी FFL मिलियंस में है। 40 90 एंड 60। अच्छा जी, इसमें से अब रॉयल्टी भी पे होनी है, लेस रॉयल्टी। रॉयल्टी कितनी है सालाना? मैनेजमेंट चार्जेस ओह, मैनेजमेंट चार्जेस, नॉट रॉयल्टी, इट्स मैनेजमेंट चार्जेस। 2.5 मिलियन। मिलियन है ना, बट यहां पे तो FFL लेना है। तो आप करेंगे मल्टीप्लाई
पाउंड ने एफएफएल में जाना है, तो 2.5 मिलियन पाउंड इनटू फॉरवर्ड रेट फ्रॉम वर्किंग 1, ठीक है जी। तो 2.5 इंटू 5.71 14.28, 2.5 इंटू 5.93 2.5 इंटू 6.15 15.38। ये जी यहाँ पे रॉयल्टी आपने आउटफ्लो शो कर दिया। अब आप अगर चाहें तो इसी स्टेज पे रॉयल्टी का इनफ्लो भी यहाँ पे शो कर सकते हैं, मैनेजमेंट फी का इनफ्लो भी यहाँ शो कर सकते हैं। 2.5 यहाँ पे हम मिलियन पाउंड में ही शो करेंगे, ऐसा ही ना। ऑपरेटिंग कैश में से डिडक्शन शो की, यहाँ पे इनफ्लो शो कर दिया आपने। और अगर थोड़ा सा और स्मार्टली काम करना चाहें तो टैक्स का रेट यहाँ पे 35% टैक्स भी लगा दें इसका, जो कि एरियर में आएगा। 2.5 का 35% 5.75, क्योंकि हर वैल्यू की इनकॉर्पोरेशन में आपको नंबर मिल रहा है ना, तो जो सीधी नजर आ रही सामने इनकॉर्पोरेट कर दें, क्योंकि रॉयल्टी पे तो सीधा था और मैनेजमेंट फी पे तो सीधा टैक्स लगना ही लगना है, और एरियर में टैक्स भी लग गया। दोबारा हम जाएंगे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के ऊपर। लीजिए जी, प्री टैक्स कैश फ्लोज थे, इसमें से रॉयल्टी पे कर दी, तो ये आपके कहलाएंगे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ये आपके कहलाएंगे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। कितने हैं जी? 54.28 माइनस करना है बेटा, 25.725 नहीं 14.28 लिखवाया था आपने मुझे। 2 डेसिमल तक काम कर रहे हैं, मिलियन में चल रहे हैं हम जी। नेक्स्ट 75.17, नेक्स्ट 44.62 लीजिए जी, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, इनको अब हम मेन शीट पे ऊपर ले जाते हैं। दोबारा बोलिएगा, पहले साल का कैश फ्लो है 25.72, नेक्स्ट 75.17, नेक्स्ट 44.62। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमने कैलकुलेट किए, मेन शीट पे एक्सटेंड किए जी। जो टैक्स कैलकुलेट किया दैट इज 2 जो मैनेजमेंट फी पे किया 2.5 यूके में, दैट इज इन यूके, आप यूके में बैठे हुए यहाँ पे, यूके का टैक्स रेट 35% है और एरियर्स में 2.5 into 35% ना जी। आंसर इज 0.875। तो ये कान पकड़ाएं किसी के 0.87 जी। अब एफएफएल के फॉरेन करेंसी में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ गए। अब हमने इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करनी है, और डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डालो और रेजिडुअल वैल्यू को अदर इनकम ट्रीट करो। रेजिडुअल वैल्यू को अदर इनकम ट्रीट करने का मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी स्ट्रेट अवे 85 डिवाइड विद 3, ऐसे ही है। रेजिडुअल वैल्यू को इनकम में डालना है, जिसका मतलब कॉस्ट को सिंपली 3 पे डिवाइड करके फुली चार्ज कर दो, तभी रेजिडुअल वैल्यू गेन ऑन डिस्पोजल आएगी ना, तभी वो इनकम में जाएगी। तो जो उसने मेथड बताया उसके मुताबिक एनुअल डेप्रिसिएशन पहला साल 28.33 एज अ रिजल्ट यू हैव अ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, क्योंकि आई कैन सी द फर्स्ट ईयर देयर इज अ लॉस। कितना लॉस है? 2.61 देयर इज अ लॉस। नेक्स्ट ईयर क्या जी? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 46.84, और ये लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड आपको करना पड़ेगा, ये यहां पे आके ऑफसेट होगा, एंड देन यू गेट टू टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में आपका 0 रहने वाला है, सेकेंड ईयर में कितना होगा? 44.23 और यहां पे 16.29, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये 16.29 ही आ गया। अब आप टैक्सेबल प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं फारलैंड में। फारलैंड में टैक्स का रेट है 25%। तो जनाब टैक्स आपका बनेगा, इधर तो 0 है, यहां पे कितना जी? 11.06, यहां पे जी 4.07,
लीजिए जी, ये फारलैंड का टैक्स आ गया। अभी कुछ करते हैं इसका, अभी तो फिलहाल आप फारलैंड में इसकी पेमेंट शो करें ना, जो टैक्स निकाला है आपने, ये तो आपकी टैक्स की कैलकुलेशन है, वर्किंग है। यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस पेमेंट इन योर कैश फ्लोज। ठीक है जी, तो ये कैश फ्लोज में जाके इसको इनकॉर्पोरेट करें। वर्किंग टू के ही रेफरेंस से, वर्किंग टू के ही रेफरेंस से हमने टैक्सेशन निकाल लिया। तो सेम ईयर में टैक्सेस पे होते हैं। पहला टैक्स 2 में कितना है 11.06 और दूसरा टैक्स 3 में कितना है। 4.07 एक और भी टैक्स लगना है भैया आपका रेजिडुअल वैल्यू पे, टैक्स ऑन रेजिडुअल वैल्यू एट द रेट ऑफ 25%। कितना बना 3। यस, ये सेम ईयर में जाएगा। ठीक हो गया। अब आपका फॉरेन कंट्री का हिसाब था पूरा। फ्री कैश फ्लो बना लीजिए। 0 में 85 का आउटफ्लो, 1 में 25.72 का इनफ्लो, 2 में नेट बताइए 64.11 11, 3 में 49.55 ये जी फॉरेन कंट्री से कैश फ्लोज हैं, ये फ्री कैश फ्लोज हैं फॉरेन कंट्री के। अब ये फ्री कैश फ्लो रिमिट होंगे पेरेंट को। रिमिट होने का मतलब इनको कन्वर्ट करके पाउंड्स में शिफ्ट कर लें और डिवीजन विल बी यूज्ड, क्योंकि एफएफएल ने फर्स्ट करेंसी ने सेकंड करेंसी में कन्वर्ट होना है, फर्स्ट करेंसी ने सेकंड करेंसी में कन्वर्ट होना है, डिवीजन इज यूज्ड। तो डिवाइड कीजिए रेलेवेंट एक्सचेंज रेट से और पाउंड में फिगर बताइए क्या आ रही है। $15.45 15.45 85 डिवाइड विद 5.5 जी 25.72 डिवाइड विद 5.71 5.71 4.5 4.50 जी नेक्स्ट 64.11 डिवाइड विद 5.93 10.81 49.55 डिवाइडेड विद 6.15 8.06 जी जनाब। एनी क्वेश्चन। ये फॉरेन कंट्री में हमारा प्रोजेक्ट चला, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, टैक्सेशन के बाद जो हमारे पास फ्री कैश फ्लोज बचे फॉरेन कंट्री से, वो हमने रिमिट कर दिए पेरेंट को। ये करेंसी है, ये पेरेंट को मिले हैं फ्री कैश फ्लोज सब्सिडरी से। इसके आगे कहानी शुरू होगी है पेरेंट की। पेरेंट को सिर्फ ये कैश फ्लोज नहीं मिले, पेरेंट को इसके अलावा मैनेजमेंट फी भी मिली है। तो मैनेजमेंट फी पे टैक्सेशन हमने ट्रीट कर दी है। अब जो बाकी फ्री कैश फ्लोज आए हैं उन पे डिफरेंशियल टैक्स की वर्किंग सिर्फ एक हमारी रह गई है, बाकी सारी चीजें हम यहां पे हैंडल कर चुके हैं। इंटर कंपनी कैश फ्लोज भी देख लिया, डबल टैक्सेशन ट्रीटी की पार्शली ट्रीटमेंट हमने देख ली है। वर्किंग 3 हम बनाएंगे फ्री कैश फ्लोज पे फर्दर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, एडिशनल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। जी कोई सवाल? अच्छा जी, आप जरा एडिशनल टैक्स की तरफ चले या कोई क्वेश्चन यहां पे पूछना चाहते हैं, किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में कोई सपोर्ट या गाइडेंस चाहिए? एडिशनल टैक्स। अच्छा जी, मैं वर्किंग 3 इसी के नीचे अगर लेके चलूं तो पहली बात हमने पढ़ा है, आपको प्रिंसिपल बताया गया है कि एडिशनल टैक्स उसी प्रॉफिट पे किया जाएगा जिस प्रॉफिट पे फॉरेन कंट्री में टैक्स कैलकुलेट हुआ। वो प्रॉफिट कौन सा है? फॉरेन कंट्री में टैक्स जिस वैल्यू पे किया गया वो ये है। ये टैक्स है ना भाई, किस पे कैलकुलेट हुआ? इस पे। दिस इज द टैक्सेबल प्रॉफिट। अब यूके टैक्स भी इसी पे कैलकुलेट किया जाएगा और वो कैसे आएगा? यूके एडिशनल टैक्स इट विल बी ए इंटू 35 माइनस 25%, मतलब 10% एडिशनल है। ये एफएफएल में आया, इसको पाउंड में ले जाने के लिए डिवाइडेड विद सुटेबल एक्सचेंज रेट।
ठीक है जी। तो इसका मतलब पहला, इसकी कैलकुलेशन चले मैं यहां पे आपके सामने शो कर देता हूं। इसकी कैलकुलेशन रहेगी 44.23 इंटू 10% डिवाइडेड विद 5.93 ईयर 2 का रेट 5.93। तो जनाब क्या वैल्यू आई? 0.75 मिलियन पाउंड। इसी तरह इसको कैलकुलेट करें हम तो 16.29 इंटू 10% डिवाइडेड विद 6.15 कितनी वैल्यू आई? 26 मिलियन पाउंड। ये जी हमारे पास 2 सालों का एडिशनल टैक्स आ गया एंड दिस विल बी पेड इन एरियर्स। दूसरे साल का टैक्स 0.75 ये पे होगा तीसरे साल में 0.75। तीसरे साल का टैक्स कितना है? 26 जो चौथे साल में जाएगा। यही जी वैल्यू टैक्स की जो हमने कैलकुलेट की थी ना। दूसरे साल का टैक्स 0.75 तीसरे साल में गया और तीसरे साल का टैक्स 0.26 यूके में एरियर में पे होता है, एरियर में चला गया एंड दैट्स इट। आगे का सवाल कुछ नहीं रहा, आपको टोटल लेने हैं सारे कैश फ्लोस, यहां से लेके यहां तक का सम करना है, 13% पे डिस्काउंट करना है, पीवी और एनपीवी। तो ये एक बड़ी कंप्रीहेंसिव सी एग्जांपल है बेसिक्स को समझने के लिए। जो हमने एडजस्टमेंट सीखी थी वो सारी बेसिक एडजस्टमेंट सो आए रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन के यहां रिवाइज हो गई है। और रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन कोई इशू नहीं है। रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन अगर आती तो कहां पे आती भला? वो इस पॉइंट पे आनी थी, वो यहां पे आनी थी कि जी सारे नहीं भेजने पैसे बाहर, कुछ रोको, ठीक है। तो वो आती तो वो यहां पे आनी थी एंड यू नो हाउ टू ट्रीट दैट। कोई इतना इशू नहीं। आगे सवाल हम करेंगे पास पेपर में, वहां पे मुझे लगता है वी विल डील विद रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन एज वेल। ये फिर मैं बोल दूं ये बड़ी बेसिक सिंप्लीफाइड एग्जांपल है टू लर्न द डिफरेंसेस जो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर अप्रेजल में आते हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये आज के लिए इतना ही। हम अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे मंडे को। आई थिंक वी विल हैव 2 सेशंस मंडे ट्यूसडे, जिसमें हम फॉरेन इन्वेस्टर अप्रेजल का कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन करेंगे पास पेपर से, ठीक है। सो मंडे ट्यूसडे आई थिंक दोज विल बी द लास्ट 2 सेशन। उस पर हम इंशाल्लाह क्लोज करेंगे और एजेंडा हमारा यही रहेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर अप्रेजल पे डिस्कशन, और इन द मीनवेल आपको करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट या कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट या शेयर से रिलेटेड कोई सवाल सामने है, कोई इशू सामने है रिवीजन में, वो भी ले आइएगा ताकि उसको भी हम कोशिश करेंगे मंडे ट्यूसडे में ही डिस्कस करके कवर कर लें, ठीक है जी। तो आज के इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।